नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना है जीवन अपूर्ण। सेहत का महत्व सभी के लिए है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। खास तौर पर जब उम्र बढ़ने लगती है तब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम बढ़ती उम्र का लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दरअसल वो समस्या का संकेत हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं की, जो खास तौर पर पुरुषों में एक ग्रंथि होती है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र प्रणाली का एक भाग होती है। किस तरह की समस्याएं गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में हो सकती हैं और क्या होता है इसका प्रभाव, क्यों आवश्यक है कि कोई समस्या हो तो विशेषज्ञ के पास अवश्य जाएं और सही इलाज करवाएं, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और ये जान लेते हैं कि दरअसल प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी कौन सी समस्याएं होती हैं जो पुरुषों को प्रभावित करती हैं। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट की समस्याएं काफी पुरुषों को प्रभावित करती हैं। इसके लक्षण आमतौर पर मूत्र में परेशानी के रूप में सामने आते हैं। इस ग्रंथि में सामान्य संक्रमण से लेकर गंभीर रोग भी हो सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच हो सकता है, गुदूद ग्रंथि में संक्रमण हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच, जिसे गुदूद ग्रंथि का बढ़ना कहा जाता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग सकरा हो जाता है और व्यक्ति को मूत्र करने में परेशानी व दर्द का अनुभव हो सकता है। वहीं प्रोस्टेट में कैंसर होने पर यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कैंसर आसपास के अंगों में फैल सकता है। गुदूद की समस्याओं के इलाज के लिए दवाएं और सर्जरी के विकल्प मौजूद हैं। गुदूद की समस्या का कोई भी लक्षण होने पर आवश्यक है कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए, जिससे रोग की जल्द पहचान हो सके और सही इलाज मिल पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो कौन से वो लक्षण हैं जिनके होने पर आपको विशेषज्ञ के पास जाना है और कब इन लक्षणों को समस्या मानना है, ये बताएंगे यहाँ बैठे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवनेंद्र लाल, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। और स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमलेश सेठ, हेड यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आमतौर पर जो समस्याएं होती हैं पुरुषों में, प्रोस्टेट से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो मिडिल एज यानी मध्य आयु वर्ग के पुरुषों में हो सकती हैं। वहीं कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बढ़ती उम्र के साथ जुड़ी हैं। प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं से संबंधित अगर आपके भी कोई प्रश्न है या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्रोस्टेट की समस्याएं कितनी आम हैं और क्या होता है इनका प्रभाव। सबसे पहले डॉक्टर अमलेश सेठ, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर बात करें प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, कौन सा वो आयु वर्ग है जिसमें प्रोस्टेट की समस्याएं खास तौर पर होती हैं पुरुषों में, और कौन सी समस्याएं ज़्यादा परेशान करती हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं और तकरीबन 50 की उम्र में ऑलमोस्ट 30 to 40% लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे 60 की उम्र तक पहुंचते हैं तो अबाउट ऑलमोस्ट 60% लोगों को प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है और 70 पे रफ आंकड़ा यही है, 50 पे 50, 60 पे 60, 70 पे 70 और 80 और 90 की उम्र में तो प्रैक्टिकली हर पेशेंट्स को कुछ ना कुछ प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जी डॉक्टर पवनेंद्र लाल, कौन सी समस्याएं हैं जिनके विषय में आप बताना चाहेंगे? और जैसा डॉक्टर अमलेश सेठ ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ लक्षण आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो ये समझते हैं कि अगर यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी अगर पेशाब बार बार आ रहा है या इस तरह के कोई लक्षण हो रहे हैं, तो ये बढ़ती उम्र के साथ सामान्य है। क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने बताया कि जो यंगर एडल्ट मेल होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप जो होता है उसमें 20 से 50 साल की उम्र के जो पुरुष होते हैं उनमें प्रोस्टेटाइटिस की कंप्लेंट होती है, जिसमें यूरिनरी सिम्टम वैसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्फेक्शन है इसलिए पेशाब में जलन, ब्लड आ सकता है और बुखार आ सकता है। तो वो इन्फेक्शन की जो
फीचर्स होते हैं वो इस बीमारी में, प्रोस्टेटाइटिस में ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि ये जो ग्रंथि है प्रोस्टेट, ये हमारे मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के लोअर भाग में होती है, जहाँ पर ये रुकावट करती है, तो वो सिम्टम जो वृद्ध आयु में भी आते हैं वो थोड़े यंगर एडल्ट मेल्स में आने शुरू हो जाते हैं। तो पेशाब बार बार आना, जलन से आना, दर्द होना, बुखार होना, अगर ये यंगर एज ग्रुप में हो रहे हैं तो ये प्रोस्टेटाइटिस की तरफ जाते हैं। यही सिम्टम जब थोड़े से ज़्यादा उम्र में आते हैं, जबकि उम्र 50 को क्रॉस करती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो प्रोस्टेट बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रोस्टेट की वजह से होते हैं, जो एक नॉर्मल चेंज है हर एक मेल में। प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र से बढ़ता ही है, और जब वो बढ़ता है तो वो, क्योंकि मसाने के नीचे बैठा हुआ है, तो वो जब वो अंदर की तरफ रुकावट करता है तो वो कुछ सिम्टम्स देता है। जिस तरह से रात को अगर उठते नहीं है तो रात को उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए, उसको नॉक्चूरिया कहते हैं। दिन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पेशाब करने की, धार कम हो जाती है, पेशाब की फ्लो कम हो जाता है, बार बार जाना पड़ता है, और एक बार जब कर रहे हैं तो उसमें करने में देर लगती है, रुकावट से होता है, इंटरमिटेंसी होती है, रुक रुक के पेशाब आता है। और पेशाब करने के बाद सबसे ज़रूरी ये है कि आपको फील होना चाहिए कि पेशाब पूरा हो गया, लेकिन ऐसी अवस्था में जब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि पेशाब अभी रह गया, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हम समझते हैं। तो जब भी ऐसे सिम्टम हो तो इसके लिए उपचार के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जी, दो समस्याएं हमने समझी हैं डॉक्टर अमलेश सेठ। पहली प्रोस्टेटाइटिस यानी अगर गुदूद ग्रंथि में संक्रमण होता है, और दूसरी अगर गुदूद ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, बीपीएच जिसको कहते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या अगर बात की जाए बीपीएच की खास तौर पर पहले, तो क्या गुदूद ग्रंथि का बढ़ना अपने आप में समस्या है, या कब इंडिकेट करता है कि समस्या हो रही है और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पुरुषों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गुदूद ग्रंथि का बढ़ना एक एजिंग प्रोसेस है। मगर ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को उस एनलार्जमेंट या उस एजिंग प्रोसेस से तकलीफ हो या इलाज की आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आमतौर पे मरीजों को ये बताता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैटरेक्ट भी सभी को आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कैटरेक्ट के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है या उपचार की ज़रूरत है। किसी को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और किसी को कुछ भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह ये पेशाब की तकलीफ उम्र के साथ शुरुआत 50 की उम्र से होनी शुरू हो जाती है, और जैसे कुछ लोगों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, कुछ की तेज़ी से बढ़ती है, कुछ की थोड़ी बढ़ने के बाद ही रुक जाती है, कुछ की काफ़ी हद तक तकलीफ बढ़ती है। तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जितनी परेशानी, और एक बार चेकअप 50, 55 या 60, 55-60 की उम्र में एक बार कम से कम एक चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। जैसे एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, चाहे हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये सब चीज़ें रिकमेंडेड है। उसी तरह से प्रोस्टेट के लिए एक चेकअप ज़रूर 55 या 60 की उम्र के बीच में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर सेठ, क्या कुछ ऐसे कारक हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या कोई ऐसे खास तौर पर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए कि इन पुरुषों में ये प्रोस्टेट की समस्याएं होने का खतरा अधिक होगा, या फिर सभी में समान रेशियो रहता है, संभावना रहती है इनकी? देखिए, इसमें जेनेटिक्स का काफ़ी रोल रहता है। अब एग्जैक्टली कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और कैसे रहता है, मगर कुछ हद तक ऐसा देखा गया है कि अगर पिताजी को 50 की उम्र में तकलीफ शुरू हुई है तो आमतौर पे बेटे को भी 50 की उम्र में शुरू हो जाती है। अगर फादर को 60-65 पे शुरू हुई है तो आमतौर पे सिमिलरली ब्रदर्स में भी ऐसा कोरिलेशन रहता है। ये एकदम 1:1 कोरिलेशन नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट सा कोरिलेशन है। तो जिसके फैमिली में अगर फादर को या चाचा या
एल्डर ब्रदर को प्रॉब्लम हुई हो तो उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जी, तो खास तौर पर अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी परिवार में अगर भाई को या पिताजी को इस तरह की तकलीफ है तो अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और जांच करवाने की भी आवश्यकता होगी। डॉक्टर पवनेंद्र लाल, अगर गुदूद ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है तो क्या हर मामले में सर्जरी की आवश्यकता होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्जरी के नाम से ही घबरा जाते हैं और ये सोचकर डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक उम्र के बाद 40 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू होता ही है, तो केवल प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने से ये मतलब नहीं है कि इसमें शल्य चिकित्सा या सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ये एक वो बीमारी है प्रोस्टेट से रिलेटेड जो पेशेंट के सिम्टम से कंट्रोल होती है। तो मैंने जो पहले आपको सिम्टम बताए, वो सिम्टम अगर पेशेंट्स को हैं और वो उसकी जीवन में बाधा बन रहे हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमारे को इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें हमें करना ही पड़ता है, जैसे किसी का पेशाब रुक गया और फिर उसके बाद उनको नली डालनी पड़ी, तो वो एक इंडिकेशन बन जाता है जिसमें शल्य चिकित्सा अनिवार्य हो जाती है। या किसी स्टेज में जब पेशेंट्स लेट आते हैं हमारे पास और प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से, रुकावट की वजह से जो पीछे किडनीज हैं उनके ऊपर असर पड़ जाता है, क्योंकि दोनों जो गुर्दे हैं वो अपने यूरेटर्स या उसकी पाइप के थ्रू यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से हम अपने यूरिन का निकास करते हैं। तो अगर नीचे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कई बार गुर्दों पे असर पड़ जाता है और फिर उस लेट स्टेज में हमारे को भी सर्जरी के लिए सीधे सोचना पड़ता है। और तीसरा ग्रुप वो आता है जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है सभी के लिए कि आजकल दवाई के यूज से कुछ काफी हद तक लोगों को, मतलब मैं कहूँगा कि 2/3 लोगों को सिम्टम्स का निवारण दवाइयों से हो जाता है। तो कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर प्रोस्टेट बढ़ ही रहा है तो उसका मतलब सिर्फ सर्जरी है। दवाई से भी इसका उपचारण हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट के पास जाना आवश्यक है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अमलेश सेठ, संतोष जी हैं, इनकी एज है 63 इयर्स। ये लिख रहे हैं कि अभी जो लक्षणों की हम लोग बात कर रहे थे, बार बार इन्हें रात को यूरिनेट करने के लिए उठना पड़ता है और अर्ज टू यूरिनेशन बनी रहती है। इनको ऐसा लगता है कि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। तो क्या ये संकेत हो सकता है कि इनको प्रोस्टेट की समस्या हो? और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर लंबे समय तक गुदूद ग्रंथि बढ़ रही हो, उसका उपचार नहीं किया जाता, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें वो कैंसर में तब्दील हो जाए? डॉक्टर अमलेश सेठ। हाँ, इनकी उम्र 63 है और इनको रात को बार बार उठना पड़ता है। प्रोस्टेट के सिम्टम्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हम जो जिनको स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। स्टोरेज सिम्टम मतलब ये है कि मरीज को बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है या कभी कभी भाग के जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो बाथरूम तक नहीं पहुंचता उसका पेशाब लीक कर जाता है। और दूसरे जो है वॉइडिंग सिम्टम्स कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर पवनेंद्र ने बताया, वॉइडिंग सिम्टम्स में क्या होता है, मरीज को पेशाब करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पेशाब शुरू करने में ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी देर तक पेशाब चलता रहता है और आखिर में बूंदे बूंदे गिरती रहती हैं। और पेशाब कंप्लीट करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब अभी पूरा नहीं हुआ है, दोबारा पेशाब जाने की ज़रूरत होती है। सो ये 2 तरह के लक्षण होते हैं और 63 की उम्र में अगर इनको ये लक्षण है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से ही है। तो इनको डेफिनेटली टेस्ट करवा के एक इवैल्यूएशन होना चाहिए कि कितना डिग्री ऑफ प्रॉब्लम है और उसके बाद दवाइयों से ही कंट्रोल आ जाएगा या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि डॉक्टर पवनेंद्र ने बताया, ज़्यादा मरीज़ों में दवाइयों से ही कंट्रोल में आ जाता है, मगर दवाइयों का सिर्फ एक बात ये होती है कि दवाइयाँ बराबर लेनी पड़ती हैं, लंबी सालों साल तक ये दवाइयाँ चलती हैं जी। और बहुत थोड़े परसेंटेज होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या कईयों को ऐसा होता है शुरू में कुछ साल तक दवाइयाँ चलती हैं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता अगर तकलीफ बढ़ जाती है फिर उस समय ऑपरेशन का उनको ऑपरेशन का एडवाइस हम लोग देते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर हम कैंसर में बदल सकता है, क्या ये कैंसर में बदल सकता है? देखिए इसमें इस सवाल का जवाब
कैंसर में तब्दील नहीं होता है। पहली बात, अगर मैं मोटा मोटा एक सीधा जवाब दूं तो उसका यही है। मगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जिनको प्रोस्टेट का कैंसर होता है उनके भी लक्षण तकरीबन वैसे ही होते हैं जैसे कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के। तो इसीलिए सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे कहना कि ये कैंसरस एनलार्जमेंट है या नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए आपको एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। ये आप इसका फैसला नहीं कर पाते। जी, अगर समस्या है तो विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। एक ईमेल है डॉक्टर पवनेंद्र लाल, रमेश जी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यूरिन फ्लो बहुत धीरे रहता है और उनको ऐसा लगता है कि ब्लैडर नहीं खाली हो रहा है या यूरिन प्रॉपर्ली आ नहीं रहा है। 57 इयर्स इनकी एज है, क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, तो 57 इयर्स में जैसे कि हमने पहले चर्चा करी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर इनको रुकावट की सिम्टम लग रहे हैं और पेशाब आने में दिक्कत आ रही है और पूरा पेशाब खाली नहीं हो रहा है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से ही हैं, और इसमें इनको अपने शल्य चिकित्सक को, सर्जन को दिखा लेना चाहिए। और जो हम जांच करेंगे इनकी, उनमें क्योंकि सिम्टम बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के और कैंसर के एक जैसे ही होते हैं, हम एक टेस्ट से उसको क्लियर करते हैं कि भाई ये किस तरफ जा रहे हैं। तो जब शल्य चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो टेस्ट करके ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि ये बिनाइन है या ये कोई इसमें कैंसरस चेंज तो नहीं है। तो वो चीज़ें ब्लड टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड से वो चीज़ें मिलके, और फिर शल्य चिकित्सक के अपने एग्जामिनेशन से, जिसमें हम गुदूद को फील कर सकते हैं उंगली से, वो सारी चीज़ें देख के हम रूल आउट कर लेते हैं कि कोई कैंसर का शक तो नहीं है। लेकिन इनके लिए इतना ही एडवाइस है कि ये अभी दिखाएं, और हो सकता है दवाई से ही इनका उपचारण हो जाए। जी, डॉक्टर अमलेश सेठ, क्योंकि जो लक्षण है, बीपीएच की बात करें या प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लक्षण बहुत ही सिमिलर होते हैं, अमूमन एक तरह के लक्षण आने लगते हैं। किस तरह से ये रूल आउट किया जाएगा कि कैंसर है या नहीं, और अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया यानी इलाज किस तरह से होगा फिर? कैसे किया जाता है डिटेक्ट? देखिए, पहले तो पेशेंट को डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उससे, और इसके अलावा जिसमें भी सस्पिशन होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पहले या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के एक हफ्ते बाद हम एक ब्लड में PSA टेस्ट करवाते हैं। PSA टेस्ट से काफ़ी अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाता है कि इसमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। और कुछ केसेस में अगर हमें फिर भी डाउट रहता है तो हम एक मल्टी पैरामीट्रिक MRI करवाते हैं। उससे और ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि इसमें कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं हैं या कम हैं। और जिसमें कैंसर होने के रिस्क होता है तो हम बायोप्सी एडवाइस करते हैं। और उसमें मल्टीपल कोर्स लिए जाते हैं। मल्टीपल कोर्स से फिर एकदम कैटेगोरिकली पता चल जाता है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। और अगर कैंसरस निकलता है तो आपने सवाल पूछा कि उसका इलाज क्या है, तो उसका इलाज में कई तरह के फैक्टर्स को लेना पड़ता है बिफोर वन डिसाइड्स दी ट्रीटमेंट। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो है ये स्लो ग्रोइंग कैंसर भी हो सकता है और रैपिड ग्रोइंग कैंसर भी हो सकता है। आमतौर पे ये स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, और आमतौर पे ये जो है मंथ्स, ईयर्स या इवन डेकेड्स भी लगा देता है इन स्प्रेडिंग। एंड सो उसमें जो है हमें प्रोस्टेट के जो बायोप्सी है उसको बड़ी डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। उसमें उसका हम एक ग्लीसन स्कोर कहते हैं, ग्लीसन ग्रेड ग्रुपिंग होती है, उससे और कितना उसमें परसेंटेज है, कितना लोड है, ये सारे फैक्टर्स। और इसके अलावा पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट के और अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर पेशेंट को साथ में हार्ट डिजीज भी है, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज भी है, तो उस हिसाब से वो उस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। और हाँ जी,
डॉक्टर पवनेंद्र लाल, जब जनरली केसेस आते हैं, अगर भारत की बात की जाए, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास पहुंच पाते हैं? क्योंकि अगर शुरुआती दौर में आएंगे तो शायद आसान हो जाती है इलाज की प्रक्रिया, कितना मुश्किल रहता है उस समय पर इलाज करना अगर एडवांस स्टेज हो गई हो या फिर फैलने लगा हो कैंसर? तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अर्ली स्टेज में सिम्टम्स क्योंकि कम होते हैं, इसलिए हमने ये देखा है कि पेशेंट्स टाइम से नहीं आ पाते। वही लोग आ पाते हैं जिनको अपने सिम्टम्स ने थोड़ा सा परेशान किया है या वो जागरूक हैं इसके तरफ कि ये सिम्टम्स का मैं दिखा के उपचार कराऊं। तो इसलिए हमारे अपने एक्सपीरियंस में ज़्यादातर जब प्रोस्टेट कैंसर आते हैं तो वो थोड़े से एडवांस स्टेज में होते हैं। और एडवांस स्टेज का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत केस बिगड़ गया है, लेकिन यह है कि भाई किसी तरीके से कुछ शल्य चिकित्सा जो अर्ली स्टेज में हो सकती है वो उस एडवांस स्टेज में नहीं हो पाती। तो ज़्यादातर थोड़ा से एडवांस स्टेज में ही लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर की जो लाइफ स्पैन की जो लाइफ स्टोरी है वो तेज भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो शल्य चिकित्सा जो है वो एक अर्ली स्टेज वाले कैंसर में करी जाती है, और वो भी उनमें जो थोड़े यंगर पेशेंट्स हैं। जब ये थोड़े वृद्धावस्था में आता है तो इसका थोड़ा डिफरेंट तरीके से उपचार होता है, और दवाई और रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी तीनों को मिला के वो उस उपचार को हम पूरा कर पाते हैं। जी, एक कॉलर है फिलहाल भटिंडा से जिन्होंने कॉल किया है, तेजा सिंह जी हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। वो कह रहे हैं 5 साल से जी, और अभी जो है मेरे को जनवरी में ऑपरेशन हुआ था, ब्लीडिंग हुआ था। अभी जो बाथरूम है ना वो कंट्रोल है, बस पता नहीं चलता है कब निकल गया है। जी, डॉक्टर अमरीश सेठ, इनकी प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जरी हो चुकी है, लेकिन जो यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन का आना, ये समस्या अभी भी होती है। क्या आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, इनका प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, हो गया ना? जी, सर्जरी भी हो चुकी है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन में मोस्ट प्रॉब्ली इनका रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी हुआ होगा। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में पूरा प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल सब निकाला जाता है, और उसमें कभी कभी जो है पेशाब कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है, पेशाब कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही एपेक्स के बहुत पास रहता है, और उसको बड़ा केयरफुली, बड़ा डेलिकेटली उसको, जैसे आजकल हमारे पास पिछले 15-16 साल से रोबोट है, रोबोटिक प्रोसीजर से हम करते हैं। तो उसमें हम लोग जो प्रोस्टेट का एपाइकल डिसेक्शन कहते हैं जी, जहाँ पे पेशाब को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, उसको हम बचा पाते हैं। हो सकता है इनके केस में वो मैकेनिज्म में कुछ डैमेज हुआ है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, दैट इज़ व्हाई ही हैज़ यूरिनरी लीकेज। जहाँ तक मुझे समझ में आया इनसे बात करते हुए, जो भी इन्होंने 2-4 सेंटेंसेस बोले, शायद इनको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है। तो ये जब भी रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का ऑपरेशन होता है, उसके बाद 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हम पेशेंट्स को पहले से ही बताते हैं। एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि इरेक्शन के जो नर्व्स होते हैं वो प्रोस्टेट से एकदम बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं दोनों साइड से जी। तो उन नर्व्स में डैमेज का रिस्क काफ़ी रहता है, मगर कभी कभी ये कंट्रोल का रिस्क भी रहता है। अगर पेशाब का कंट्रोल का रिस्क का उस एरिया में से प्रोस्टेट कैंसर को निकालना पड़े, या 1-2 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा उसमें रिसेक्शन होता है, तो पेशाब का ये कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है जी। डॉक्टर पवनेंद्र लाल, एक ईमेल है, सत्य भट्टाचार्य जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, और जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर की समस्या थी। जानना ये चाह रहे हैं कि कितना इनको खतरा हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कितनी हो सकती है, क्या पहले से उसके लिए कुछ किया जा सकता है?
तो मैं इनको आश्वासन देना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनके पूर्वज में किसी को कैंसर हुआ है तो इनको होएगा ही। लेकिन जैसा हम बात कर चुके हैं कि जिन मेल्स में प्रोस्टेट थोड़ा जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ऐसा देखा गया है हमारे अपने एक्सपीरियंस में कि उसी उम्र में लगभग उनके बच्चों को भी प्रोस्टेट के सिम्टम आ जाते हैं। तो इनको सिर्फ थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा अपने सिम्टम्स की तरफ, और रेगुलर चेकअप, जैसा कि 50-60 के बीच में रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें कि कुछ यूरिन टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि आपके जो शल्य चिकित्सक हैं, सर्जन हैं या यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बता देंगे। तो वो अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो इनको किसी परेशानी की और मेंटल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सचेत रहना पड़ेगा रेगुलर चेकअप से, और जब भी सिम्टम्स हो तो उसका उचित टाइम पे उपचार कराना पड़ेगा। जी, समय लगभग समाप्त होने को है। डॉक्टर अमलेश सेठ, पहली बात, जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, खासतौर पर प्रोस्टेट कैंसर को लेकर फॉलोअप्स कितने ज़रूरी हैं, और साथ ही संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं फॉलोअप तो एकदम ज़रूरी है। जिनका प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हो चुका है उनको तो ज़िंदगी भर के लिए फॉलोअप चाहिए, और शुरू में आमतौर पे हम लोग हर 3 महीने में एक बार फॉलोअप एडवाइस करते हैं, और जैसे बीमारी की उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में उसके कोर्स का आइडिया हो जाता है तो इंटरवल हम बढ़ाते जाते हैं, 1 in 6 months to 1 in a year भी कर देते हैं। और एक सवाल जो पिछले वालों ने पूछा कि अगर उनमें रिस्क फैमिली में कई पेशेंट्स को हो चुका है तो अब जर्म लाइन टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है, तो कुछ जर्म लाइन टेस्टिंग जीन्स, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अगर फैमिलीज में रन करते हैं, वो जैसे BRCA1 BRCA2 जीन्स हैं, और भी कई जीन्स हैं, तो उनसे एक आइडिया हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में रिस्क ज़्यादा है या कम है। राइट। डॉक्टर पवनेंद्र लाल, आपका संदेश? तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सारे ही जो पुरुष हैं वो अपने सिम्टम्स की तरफ सचेत रहें, और जब भी ये सिम्टम्स जो हमने बात करें हैं वो आएँ तो उनका उचित टाइम पे उपचार कराएं, डिले ना कराएं, अपने शल्य चिकित्सक को दिखाएं, और ये चीज़ समझें कि 3/4 कंडीशंस में जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है तो उसका उपचार केवल दवाइयों से हो जाता है, और शल्य चिकित्सा जो कि आजकल हम दूरबीन से ही करते हैं, चीरे से नहीं करते हैं, पेशाब के रास्ते ही दूरबीन से करते हैं, तो वो भी जिनको ज़रूरत पड़ती है वो भी बड़े आराम से उसका उपचार हो जाता है। और कैंसर के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, तो उसके लिए सचेत रहें और अपने को रेगुलर दिखाते रहें। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अमलेश सेठ, डॉक्टर पवनेंद्र लाल, आप दोनों का ही। आप हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए और खास तौर पर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अगर बात करें सेहत की तो कहा जाता है कि हेल्थ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग परफेक्टली बैलेंस्ड। तो नियंत्रित रहिए, और साथ ही अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य की कोई समस्या हो रही है तो विशेषज्ञ को जरूर दिखाइए। समस्या छोटी है या बड़ी, और किस तरह से इलाज किया जाएगा ये विशेषज्ञ ही तय करेंगे। लक्षणों को लेकर सचेत रहिए, और खास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। समाज की